Good morning everyone. In my last video, I had explained you the lung volumes and the lung capacities. Today I will explain you how to perform spirometry. Spirometry is the most widely used pulmonary function test. It measures the volume and flow of air a patient can inhale or exhale for diagnosing and monitoring obstructive as well as restrictive lung diseases. तो स्पायरोमेट्री से हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं और उसे मॉनिटर भी करते हैं। होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ क्या होती हैं? ये वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वो हैं जो एयरवे को यानी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स को इन्फ्लेमेशन, म्यूकस या स्ट्रक्चरल कोलैप्स के कारण ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। जैसे एस्थमा है, सीओपीडी है, एम्फाइजिमा है, जिससे कि एयर को एक्सेल आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ ऑन द अदर हैंड वो होती हैं जिसमें लंग टिश्यूज़ स्टिफ हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, जिसमें एयर इनहेल करने में डिफ़िकल्टी होती है ड्यू टू डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्सहेल आउट करने में डिफ़िकल्टी है और रिस्ट्रिक्टिव में इनहेल करने में डिफ़िकल्टी होती है। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, बल्कि और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो ऑब्स्ट्रक्टिव में टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल रहती है, क्योंकि उसमें जो है एक्सहेल आउट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव में ये इंक्रीज़ भी हो जाती है कई बार ड्यू टू एयर जो कि ट्रैप्ड है, लंग्स के अंदर ट्रैप्ड है, तो टोटल लंग कैपेसिटी उससे जो है इंक्रीज़ भी होने के चांसेस हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में बताया था। सो आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। कैपेसिटीज़ की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि रेसिडुअल वॉल्यूम को, जो कि लंग्स में फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी रिमेनिंग बचता है, जिससे लंग कोलैप्स ना हो, प्रिवेंट करता है जो लंग्स को, उसी को उसको जो है हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें अलग से प्लेथिस्मोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी बनता है। स्पायरोमेट्री में आपको स्पायरोमीटर को क्या है, उसका जो माउथ एक्सेस है उसे मुंह में रख के ब्लो आउट करना है, फोर्सफुली एयर को ब्लो आउट करना होता है। नोज़ में नेज़ल क्लैम्प्स लगा दिए जाते हैं सो दैट नोज़ से एयर इन और आउट ना हो, फॉर द एक्यूरेसी इन स्पायरोमेट्री। जब आप फोर्सफुली एयर को ब्लो आउट करते हो तो मशीन में एक ग्राफ बन के आ जाता है, जिसमें आप एक्सपिरेशन ग्राफ में जैसे कि देख सकते हो कि फोर्सफुली एक्सहेल करने पे इमीडिएटली फोर्सफुल एक्सपिरेशन फ्लो मैक्सिमम होता है। इमीडिएटली जो है ये कर्व एकदम से पीक पे जाता है, जिसे हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन फ्लो कहते हैं। ये मैक्सिमम हो जाता है, जो धीरे 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 कम होता चला जाता है और के बाद ज़ीरो पे आ जाता है। 1 सेकंड में एयर का कितना वॉल्यूम एक्सहेल आउट हुआ है उसे हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकेंड या FEV1 कहते हैं, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 75% से ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि आप एक्सपिरेशन ग्राफ में देख ही रहे होंगे। स्पायरोमेट्री रिपोर्ट में आपको कुछ पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे FEV1, FVC। FEV1 का मतलब मैंने बताया फोर्सफुल एक्सपिरेशन वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। FVC दैट इज़ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जो कि आप जानते ही हैं कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली कितना एयर एक्सहेल करने की वैल्यू है, वाइटल कैपेसिटी जो कि है। फिर आपको मिलेगी इन दोनों की रेशियो, दैट इज़ FE1
FeV1 अपॉन FVC, जो बताती है कि लंग्स में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। ये रेशो नॉर्मल इंडिविजुअल में 0.7 से 0.8 होती है, बट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें FeV1 और FVC दोनों के डिक्रीज़ होने के बावजूद भी FeV1 ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जो ऊपर की वैल्यू है वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में भी ये दोनों कम होते हैं, FeV1 भी और FVC भी, फिर भी ये रेशो बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों के कम होने के बावजूद भी FVC ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि नीचे की वैल्यू जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ होती है। सो ओवरऑल रेशो 0.8 से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वैल्यू है PEFR, that is maximum flow speed or peak expiratory flow rate. It measures the maximum speed at which you can exhale air from your lungs. And then MVV, that is the maximum voluntary ventilation, meaning the maximum air a person can breathe in and out in 12 seconds. So these are the patterns. Next you can see in this diagram that these are the patterns seen in obstructive and restrictive lung diseases. ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ में आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव में, रिस्ट्रिक्टिव में, और कई बार जो है मिक्स्ड पैटर्न भी दिखाई देता है, जिसमें हर मतलब ये समझा जा सकता है कि उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ भी है और कुछ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ भी है। आफ्टर कन्फर्मिंग इफ़ देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, आपने देख लिया कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इसमें रेशोज़ आपने देख ली, वैल्यूज़ आपने देख ली, तो डबल श्योर करना है। और एस्थमा और COPD, जो कि दोनों ही ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, उनको अब देखना है डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस इनमें बनाना है वो कैसे करेंगे। बाय गिविंग 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ सैल्ब्यूटामोल, परफॉर्म द ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, कि आपको जो है सैल्ब्यूटामोल देना है, ब्रोंकोडायलेटर देना है। तो उसके बाद इफ़ FeV1 यानी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन वॉल्यूम एट 1 मिनट इम्प्रूव्स मोर देन 12%, मोर देन और इक्वल टू 12% अगर बढ़ रहा है, दैट इज़ द पेशेंट नाउ एक्सेल्स मोर एयर आउट, पहले जितनी की थी, और अब जो है आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया, फिर से टेस्ट परफॉर्म किया, आपने स्पायरोमेट्री दोबारा की, अगर पहले की वैल्यूज़ से FeV1 12% से ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो दिस इज़ द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज़ एस्थमा। इसका मतलब COPD रूल आउट हो गया है, COPD नहीं है पेशेंट को, एस्थमा है। इफ़ आई आस्क यू दैट पेशेंट हैज़ FeV1 अपॉन FVC रेशो, अगर मैं रेशो बता रही हूँ आपको, 0.65 है स्पायरोमेट्री में, एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट जो हमने किया इज़ इम्प्रूव्ड बाय 15%, then the diagnosis is COPD, asthma or pulmonary fibrosis, then you can immediately say that it will be asthma. It's clear to you, I think. नाउ द इंडिकेशंस की बात की जाए तो एस्थमा, ILD, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ में स्पायरोमेट्री की जाती है। किसी सर्जरी, आई मीन पल्मोनरी लंग सर्जरी से पहले जो है ये टेस्ट किए जाते हैं। लंग डिजीज़ की मॉनिटरिंग के लिए स्पायरोमेट्री की जाती है। ड्रग टॉक्सिसिटी की मॉनिटरिंग के लिए भी लंग फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं स्पायरोमेट्री की। सबसे पहली तो रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन या स्ट्रोक, पिछले 1 महीने में यदि हार्ट अटैक की कोई भी हिस्ट्री हो तो स्पायरोमेट्री नहीं करनी है। न्यूमोथोरेक्स में स्पायरोमेट्री नहीं करनी है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, एओर्टिक एन्यूरिज्म है, रिसेंटली कोई आई सर्जरी हुई हो या एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो तो भी स्पायरोमेट्री कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चेस्ट पेन हो रहा हो इवन एट रेस्ट तो भी आपको पेशेंट की स्पायरोमेट्री नहीं करनी है। इसके अलावा पेशेंट को आपने क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है बिफोर स्पायरोमेट्री वो आपको जाननी ज़रूरी है। ही और शी विल नॉट टेक हैवी मील्स 2 आवर्स बिफोर द टेस्ट, उसे मना कीजिए कि हैवी मील्स लेके नहीं आएगा। नो स्मोकिंग फॉर लास्ट 4 to 6 आवर्स।
Patient, if on bronchodilators, should withhold these for the instructed hours as per the drug used. कौन सी ड्रग ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने घंटे पहले से उसको ब्रोंकोडाइलेटर्स आपने मना करने हैं, जैसे 2 घंटे 12 घंटे. Then he or she should avoid heavy exercises half hour before the test. So this is all about the spirometry. Hope you understand all this, and you can perform the spirometry. If I can manage the demonstration, I will definitely do this and demonstrate you about the spirometry. Thank you so much. Wait till next video. Thank you, students.